समाधान। मैं इस विषय पर कोई थ्योरी या किसी सिद्धांत के पक्ष के तौर पे बात नहीं करूंगा। जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव के बुनियाद के ऊपर मैं कह रहा हूं। मुझे बहुत स्वर्णिम अवसर मिला वहां देश सेवा करने का। कारगिल के क्षेत्र में मैं अपनी पलटन के साथ काफी भयंकर लड़ाई में हमको हिस्सा लेना पड़ा, जिसमें मेरी पलटन 6th बटालियन जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के 6 जवान वीर गति को प्राप्त हुए, 21 घायल हुए, कईयों की आंखें गई, कईयों के हाथ, कईयों के पांव। 25 अवार्ड मिले थे हमारी पलटन को। उसके बाद जब मेरे को ब्रिगेड कमांड दी गई, मैं किश्तवाड़ क्षेत्र में था और वहां पे जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस थे हमने 2.5 साल तक चलाए। शायद आपको इतना पता नहीं होगा कि अल्पसंख्यकों का किश्तवाड़ से भी पलायन शुरू हो चुका था, जबकि हमको वहां भेजा गया था और वहां पे हमने पुरजोर ऑपरेशंस किए। जो खासकर जो बड़े बड़े टेररिस्ट लीडर थे वो मौत के घाट उतारे और तब ये पलायन बंद हुआ और ये लोग वापस वहां पे अपने जन्मस्थान आए। नहीं तो कश्मीरी पंडित समुदाय के जैसे ये भी आज घर से बेघर होके पड़े होते। और वो जो कश्मीरी पंडितों के साथ जो एथनिक क्लेंजिंग हुई, आज कोई उसका जिक्र नहीं करता। उसके बात करना ही इस देश में एक पाप, एक चुप्पी साध के अपने मुंह पे जिप लगा के हम लोग बैठ गए हैं। 20 साल हमने देखा है। मैंने इनको विचारों को वहां से घर से बेघर होते अपनी आंखों से देखा है, इसलिए बहुत दर्द होता है। उसके बाद मैं फिर 5 साल में लगातार जम्मू कश्मीर में रहा। 3 टेन्योर मेरे को वहां दिए गए। पहले के लिए मैं वॉलंटियर था, उसके बाद ये मान लिया गया कि मैं अभी भी वॉलंटियर हूं। और मैं फिर मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन हमने चलाए पाकिस्तान के बरखिलाफ। और उसके पश्चात रोमियो फोर्स में जब थोड़ी स्थिति खराब थी तो हमारे जो आर्मी कमांडर साहब थे उन्होंने कहा कि मुझे वहां देखना चाहते हैं। मुझे बहुत हर्ष कि जो हमारे जवान, ये उनका जो सैक्रिफाइस है उसकी बुनियाद पे भारतीय सेना ने 2007 तक कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ डाली थी। और ये मैं आपको दिखाऊं, प्रमाण में आपको तस्वीरों के सहित मैं दिखाना चाहूंगा। अपनी जान की कुर्बानी दी। सन 1990 से लेकर आज तक 5000 से ज्यादा हमारे अफसर, हमारे जेसीओ, हमारे जवान शहीद हुए इसके कश्मीर के डिफेंस में। और अगर आप 1947-48 की लड़ाई शामिल करें और अगर आप 1965, 1971 और 1998 का कारगिल अभियान शामिल करें तो 10,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं, सिर्फ कश्मीर को भारत के साथ उसकी अखंडता, उसकी प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए। तो इसलिए आज बहुत दिल में कष्ट होता है जब बड़े आसानी से सुश्री अरुंधति रॉय कह देती है लेट कश्मीर गो, कश्मीर को जाने दीजिए। और अगर वो शायद देवी नहीं होती तो हमारे फौजियों का रवैया कुछ और होता। माफ कीजिए कि वो एक महिला है। आज का दिन एक पावन दिन है। आज के दिन जब महाराजा हरि सिंह ने न्याय संगत तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो कश्मीर का भारत में विलय हुआ, तो कश्मीर का भारत में विलय हुआ। यह न्याय संगत है, पूर्णतः न्याय संगत है। बड़ी हैरानी होती है जबकि हम लोग बड़ा गिल्ट दिखाते हैं कि साहब हमने वहां पे प्लेबिसाइट नहीं वहां तक अभी तक हुआ। जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह चीज बेवजह भेजी गई थी, जिसकी बात मैं बाद में करूंगा, उस वक्त बड़ा साफ था सिक्योरिटी काउंसिल के जो निर्देश थे कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर खाली करना पड़ेगा, उसके पश्चात ही किसी प्लेबिसाइट की बात हो सकती है। आज तक पाकिस्तान ने वो क्षेत्र खाली नहीं किया, लेकिन फिर भी गुहार है इसके ऊपर कि हमने प्लेबिसाइट होल्ड नहीं किया। अरे जनाब, हमने वहां 10 इलेक्शंस कर दी हैं जो कि बिल्कुल फ्री और फेयर
इंटरनेशनल समुदाय ने उनको साबित किया है। हमको परोपदेश कुशल बहुतेरे, जिनके अपने देश में प्रजातंत्र नहीं है, ज्यादातर वहां सैनिक शासन रहा है, अगर वो हमको प्रजातंत्र पे उपदेश ना ही दे इस मामले में तो बहुत अच्छा होगा। मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं जम्मू कश्मीर राइफल रेजिमेंट का हूं, जिसका केंद्र जबलपुर में। ये बड़ी देखिए दैवयोग की बात है कि ये जो रेजिमेंट जिसने बचाया इस प्रांत को, उसका सेंटर जम्मू से हटकर जब आया तो वो जबलपुर भारत की हृदय का जो स्थान है वहां पे वो आया। और उसके एक महासेना नायक थे जिनका जिक्र किए बगैर आज की ये जो है ये कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकती। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, आजाद भारत के पहले महावीर चक्र मरणोपरांत वो रियासत की फौजों के चीफ स्टाफ थे। जब पाकिस्तान के हमलावर 10,000 से ज्यादा कबायली अफगानिस्तान से 1,000 ट्रक लेके आए, और किस लिए भेजा गया? लूटपाट के लिए वो भर के अपने ट्रक लेके जाए। और जो हैवानियत का नंगा नाच इन कबायलियों ने वहां पे रचा, ये मेरे पिताश्री मुझे बताते हैं, जो कि उस वक्त चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे रियासत की फौजों के, महाराजा हरि सिंह के नीचे। उनकी आंखों देखा हाल, मैं किसी और की बात नहीं करता। हमने वहां पे जो हैवानियत का नाच हुआ, बारामूला तक ये लोग बारामूला तक अंदर घुस आए थे, और बारामूला आके ये लोग रुक गए, और वहां पे बलात्कार, कत्लेआम, आग लगाने का जो इन्होंने हैवानियत इन्होंने वहां पे तकरीबन 2 दिन बिताए। और अगर इन्होंने ये 2 दिन नहीं बिताए होते, आज कश्मीर पे पाकिस्तान का झंडा होता। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने आदेश दिया ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को कि आप जाएं और जैसे भी हो इनको रोकें। मुट्ठी भर सैनिक, कोई 250-300 आदमी जो भी मिले उनको, जो कि रसोई में काम करते थे, फौजी सैनिक रसोई में, कहां भी जो कि डाकिया था, वो सबको इकट्ठा करके वो ले गए। मुसलमानों को जाने दे, सिर्फ उग्रवाद, सांप्रदायिकता के नारों के ऊपर क्या हक रह जाएगा आपके पास? कल वो 150 मिलियन जो मुसलमान हैं, जो 15 करोड़ मुसलमान आपके भारत के अंदर हैं, उनको रखने का कि वो आपके शहरी बने रहे? किस तरह से एक चादर को पहला जब फाड़ना होता है उसी में जोर लगता है। जब एक बार चिर गया चादर का ऊपर का हिस्सा, तो इस तरह पूरी चादर फटती है साहब, इस तरह पूरी चादर फटती है। क्यों आप फाड़ रहे हैं इस देश की चादर? क्यों आतुर हो रहे हैं आपकी? ये इसका सिर खोल दिया जाए। क्या लेंगे कल आप? आजमगढ़, हैदराबाद, केरला, कहां तक देंगे आप? पाकिस्तान को खुश रखने की कोशिश करेंगे। इस तरह के लोग इस तरह खुश नहीं होते। जितना आप देंगे उतना वो और मांगेंगे आपसे। जितना आप घुटने टेकेंगे ऐसी शक्तियों के सामने, उतना वो और आपके सिर पे चढ़ेंगी। आपको इनसे लड़ना होगा, क्योंकि लड़ाई एक सिद्धांत की है। क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष रह सकता है या नहीं? क्यों वोट दी जा रही है ये अलगाववाद को, सांप्रदायिकता के नारे? वो तालिबानाइजेशन हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर एक किस्म से, अगर आप देखें। और तीसरी चीज मैं आपके सामने एक सामरिक विशेषज्ञ की तौर से आपको मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, इस वक्त आपके और हमारे देश पर एक बहुत भारी खतरा मंडरा रहा है, और ये खतरा है चीन और पाकिस्तान का गठजोड़। ये कई सालों से 1962 के बाद से है। जितना चीन ने पाकिस्तान को सहायता दी है उसके न्यूक्लियराइजेशन के लिए, एटॉमिक ताकत बनाने के लिए, शायद किसी ने नहीं दी। वो ब्लूप्रिंट दिए एटॉमिक बमों के, यूरेनियम दिया। उसके बाद पहला पाकिस्तान का बम शिनजियांग में टेस्ट किया लॉकनॉट में 1990, M9 M11 मिसाइल्स दिए। और जब अमेरिका ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई तो AQ खान साहिब को उन्होंने इन टच कर दिया, जो है नॉर्थ कोरिया के साथ, ताइपोदोंग और मोदोंग मिसाइल वहां से दिलवाए। तकरीबन 85% पाकिस्तानी टैंक चीन के हैं, पाकिस्तानी तोपें चीन से आई है, आधी से ज्यादा उनकी हवाई फौज चीनी
तैयारों के साथ लैस। किसी देश ने किसी और देश का इतना ज्यादा समर्थन नहीं किया ये फौजी तरीके से, और वो तब जबकि हमारे बीच शांति वार्ता चल रही थी। 1988 में आप जानते हैं राजीव गांधी जी वहां पे गए थे, और तब से वो हमारे साथ तो वो मुंह में राम राम और बगल में छुरी की वो जो है वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अब मैं क्यों इस चीज पे जोर दे रहा हूं, आपने हाल में सुना होगा चीन की जो लेटेस्ट एक्टिविटीज है गिलगित प्रांत में, गिलगित के प्रांत में, इस एरिया में, ये तो एरिया पाकिस्तान को दे दिया गया है, शख्सगाम घाटी जो है, और गिलगित के प्रांत में अब जो है चीनी सेनाएं आ चुकी है। यहां से वो एक रोड, रेल और एक पाइपलाइन का निर्माण कर रही है जो ग्वादार के पोर्ट से उनको जोड़ेगा, और जो तमाम चीन का जो ईंधन है, जो ऑयल और जो गैस जो मलक्का की चौक पॉइंट से होके जाता है, वो सारा का सारा डाइवर्ट होके इस रास्ते आएगा। और जो ग्वादर की बंदरगाह है, हैरान मत होइएगा अगर कल आपको वहां चीनी युद्ध पोत दिखाई दे और आपका जो तेल आता है पर्शियन गल्फ से उसको वो रोके। और अगर कोई एक इलाका है भारतवर्ष की पावन भूमि में जहां चीन और पाकिस्तान मिलकर आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, तो देवी और सज्जनों वो यही है। चाहे आप उसको जन्नत बोलिए, चाहे आप उसको जहन्नुम बोलिए, इस वक्त वो यही है। लद्दाख से इतना तो चीन ने ले लिया है, लद्दाख से अगर चीनी फौजें आती है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तानी फौजें, सबसे बड़ा संकट भारत की जीवनी का आपके सामने पेश होगा। ये स्ट्रेटेजिक सत्य है, ये सामरिक सत्य है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कश्मीर की जो हाल की लड़ाई है, मैं पिछले इतिहास में ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये जो प्रॉक्सी वॉर शुरू हुई 1990 और जो हमने अपनी आंखों से देखी और लड़ी, इसके 3 फेजेस थे। पहला फेज था 1999 से लेकर 1995 तक। रेखा है, कोई हद है बर्दाश्त की जिसके बाद आप एक्शन लेंगे। या मुंबई चलता है, अगला मुंबई हो जाएगा, वो भी चलेगा साहब? नहीं चलेगा। तो जब तक चलेगा जब तक आप और मैं बकरी जैसे अपने भाई बहनों को मरते कटते देंगे। क्योंकि आप अगर जनता का आक्रोश है तो ये चीज नहीं हो सकती, और हमको अब इसके लिए रेड लाइंस डिफाइन करनी होगी। आप चीन से तिब्बत की बात करके देखिए क्या जवाब आता है। नो, नहीं, नॉट। और किसी भाषा में सुनना बता दीजिए, मैं नियत भी बोल दूंगा, मैं रूसी में भी बोल दूंगा। नो, नहीं, नॉट। आगे बात करिए साहब। अब साहब अब आप बेवजह कश्मीर के आवाम को ये इंप्रेशन दें कि साहब थोड़े से पत्थर और फेंक लो, मैं शायद आजादी आपको दे दूंगा। माफ कीजिए, आप दया नहीं दिखाते, आप वहां के लोगों की पीड़ा को बढ़ा रहे हैं। अगर आपका बच्चा जिद करनी शुरू कर दे आपके बहुत ज्यादा कि साहब मेरे को ये खिलौना लेना है, चाहे ये 10,000 का है, ये कार है, लेकिन मेरे को लेनी, तो कुछ देर तक आप बोले बेटा मेरे पास पैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, उसको नहीं समझ आएगा। फिर आप उसके बाद एक बोले काट दो, तुम पहले पढ़ाई करेगा, जो तुम बड़ा होगा तुम खुद खरीदेगा इसको, समझ गया? अब नहीं, आप देखो थोड़ी देर के बाद वो चुप हो जाएगा। लेकिन उस उपद्रवी बच्चे को अब रोज हाँ थोड़ा सा और चिल्ला मैं शायद दे दूं, थोड़ा सा और चिल्ला मैं दे दूं, सब ये नहीं चलेगा। प्लीज अपनी रेड लाइंस डिफाइन कर दीजिए और साफ बोल दीजिए। अभी 3 इंटरलॉक्यूटर्स का ग्रुप पदगांवकर साहब ने कल बयान दिया है टीवी के ऊपर कि वो बोले साहब हम तो पाकिस्तान से बात करेंगे। इसका अंतरराष्ट्रीयकरण करने का अधिकार आपको किसने दिया? अभी तक तो ये था कि ये हमारा अपना अंदरूनी मामला है, हम इसको खुद सुलझाएंगे। अब ये है कि साहब, और वहां पे फिर हमको हैरानी इस बात की हुई है कि वो सरकार की तौर से वक्तव्य आया है कि साहब देयर आर नो रेड लाइंस। तो मेरा पहला सुझाव है प्लीज मेहरबानी करके अपनी रेड लाइंस डिफाइन करिए, और अपनी रेड लाइंस पाकिस्तान को भी सीधे 2 टूक शब्दों में बता दीजिए कि इस हद तक हम सहन करेंगे, उसके बाद हमको भी अपने लोगों का बचाव करना आता है। आपकी रेज कॉस्ट फॉर पाकिस्तान। अगर आप ये अप्रत्यक्ष युद्ध करेंगे, जो चाणक्य नीति में लिखा हुआ है, अप्रत्यक्ष युद्ध, एक है प्रत्यक्ष युद्ध, एक है अप्रत्यक्ष युद्ध। अगर आप ये युद्ध लड़ते रहेंगे, आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और शायद बहुत महंगी पड़ जाए। और मैं आपको ये भी इस चीज के साथ में अंत करूंगा
कि जब 1971 की लड़ाई हुई थी साहब, तो एक भोला साइक्लोन आया था, तबाही